अब जेठा और बेड़िता जी पूरी तरह से अंदर से हिल चुके थे। इस सोसाइटी में अब जो बाकी लोग थे बस मुस्कुराए ही जा रहे थे। ना कोई शब्द, ना कोई चीख, सिर्फ एक डरावनी सी मुस्कान जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। जेठा का गला सूख चुका था। उसने धीरे से बेड़िता जी के कान में कहा, बेड़िता जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन बेड़िता जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी आंखों में आंसू थे पर आवाज निकलने की हिम्मत नहीं। फिर अचानक सब लोग एक साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराते हुए, जैसे उन्हें अब उन दोनों का शिकार करना हो। इसी पल जेठा को एक ही रास्ता दिखता है। उसने जोर से बेड़िता जी का हाथ पकड़ा और बोला, हमें अभी भागना होगा। और दोनों पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पीछे से कदमों की आवाज़ आती है पर कोई चीख नहीं, कोई बोल नहीं, सिर्फ सांसें भरी और बेचैन कर देने वाली खामोशी। किसी तरह वो दोनों जेठा के घर तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अंदर से कुंडी लगा देते हैं और दोनों हांफते हुए ज़मीन पर बैठ जाते हैं। बेड़िता जी रोते हुए कहती है, जेठा जी, ये सब क्या है? बेड़िता जी ने पूछा, लेकिन जेठा कुछ बोल नहीं पाता। वो अंदर से इतना डर चुका था कि मानो उसका दिमाग सुन्न हो चुका हो। लेकिन तभी जेठा थोड़ा हिम्मत करते हुए कहता है, हमें जल्दी ही चालू पांडे जी को फ़ोन करके यहाँ बुला लेना चाहिए। तभी जेठा अपना फ़ोन निकालता है और चालू पांडे को कॉल करने लग जाता है, मगर न जाने कैसे रिंग ही नहीं बजती। तभी जेठा फ़ोन में देखता है तो फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। ये क्या बेड़िता जी, मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क है ही नहीं, जेठा ने कहा। और अगले ही पल बेड़िता कहती है, कोई बात नहीं जेठा जी, मैं अपने फ़ोन से कॉल करती हूँ। बेड़िता जी ने कहा। वो नंबर डायल करने लगी और जैसे ही उसने कॉल लगाया तो उसके फ़ोन में भी रिंग नहीं बजती। जैसे ही बेड़िता ने देखा तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था। अब नेटवर्क ना होने से जेठा और बेड़िता और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन तभी जेठा को याद आता है कि उनके घर में लैंडलाइन भी है। याद आते ही वो अगले ही पल खड़ा होता है और लैंडलाइन से पुलिस को फ़ोन करने लग जाता है। और पहली ही रिंग में सामने से कोई फ़ोन उठा लेता है। ये होते ही मानो जेठा और बेड़िता को एक उम्मीद मिली हो। लेकिन तभी फ़ोन से एक डरावनी आवाज़ आती है, तुम बुरी तरह से फंस गए हो जेठा, लेकिन घबराओ मत, तुम और बेड़िता आखिर में मरोगे और फिलहाल तो किसी और का नंबर है। बाहर सोसाइटी में देखो कि क्या हो रहा है, और हाँ, बालकनी से ही देखना, नीचे गए तो मारे जाओगे। फ़ोन से आवाज़ आई और यहाँ अगले ही पल बेड़िता जी उसे पूछने लगी कि क्या हुआ। लेकिन जेठा कुछ नहीं बोल पाता। वो बस चौंकते हुए ही उनकी तरफ देखे जा रहा था। तभी वो बेड़िता जी का हाथ पकड़ता है और उन्हें बालकनी में लेकर जाता है। और वो जैसे ही बालकनी में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सोसाइटी के सब लोग अभी भी वही खड़े मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी न जाने कहां से वह डॉक्टर हाथी आ रहे होते हैं। वो हंसी खुशी सोसाइटी में बढ़ रहे होते हैं। उनसे पहले यहाँ क्या हुआ वो इन सब बातों से अनजान थे। तभी सब लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। कोई शब्द नहीं, कोई चीख नहीं, बस उनके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। अगले ही पल यह जेठा को समझ आता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो जोर से चिल्लाते हुए हाथी भाई को वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन शायद अभी बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो दोनों मानो पछतावे से पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, जैसे वो सामने देखना नहीं चाहते। फिर बाहर से कुछ देर तक अजीब सी हलचल सुनाई देती है। उसके कुछ ही पल बाद बिल्कुल ही शांति। कुछ ही मिनट बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगता है। तभी जेठा फिर से पीछे मुड़ता है और नीचे सोसाइटी की ओर देखने लगता है। सोसाइटी में सब अपनी जगह खड़े थे मुस्कुराते हुए, लेकिन डॉक्टर हाथी कहीं नहीं थे। बेड़िता जी की आवाज़ कांप रही थी, क्या हुआ जेठा जी, हाथी भाई ठीक तो है ना? बेड़िता ने पूछा, जिसका जेठा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। नीचे सोसाइटी में हर जगह खून ही खून था।
भिड़े, पोपट, बापूजी, महिला मंडल, बच्चे, इन सब के चेहरे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उस खून से सने चेहरे पर वो मुस्कुराहट और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मगर उसी वक्त सोसाइटी में एक जीप आती है जिसमें सोढ़ी जीप चला रहा था और उनके साथ ही मेहता साहब भी बैठे थे।